नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने कहा उसकी तात्कालिक प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत और यूरोपीय संघ के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अगले 2 वर्षों में हथियारों के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48%। दुबई में एक्सपो 2020 में भारतीय पैवेलियन अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होगा। कोविड के बाद की दुनिया में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। और लंदन में भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में अंतिम समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 111 रन बनाए। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि उसकी तात्कालिक प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने दोहा बैठक में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल की संभावनाओं पर अपनी चिंता जताई थी। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास के बीच हुई बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अफगानिस्तान में बचे भारतीयों को वापस लाने के बारे में पूछे जाने पर श्री बागची ने कहा कि काबुल हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो जाने के बाद इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। We use that opportunity to convey our concerns, whether it is on getting people out or on the issue of terror and anti-Indian activities. We received a positive response. A lot of this evacuation or repatriation of people or movement of people will depend on how we open the airport. Kabul airport जब तक नहीं खुलेगा तब तक commercial flights की दिक्कत है। अफगानिस्तान में समाचार एजेंसी टोलो के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान नेताओं के बीच विचार विमर्श के बाद नई सरकार के गठन की घोषणा हो सकती है। एजेंसी के अनुसार नई सरकार का नेतृत्व तालिबान नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा करेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके अधीन काम करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की अपनी यात्रा के पहले चरण में आज ल्यूब्लियाना पहुंचे। उन्होंने स्लोवेनिया के विदेश मंत्री डॉक्टर अंजे लोगर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेता राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमत हुए। उन्होंने अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी अपने विचार साझा किए। डॉक्टर जयशंकर ने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बारोट पाहुर से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। स्लोवेनिया ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वे स्लोवेनिया में आयोजित ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था विषय पर पैनल चर्चा में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अगले 2 वर्ष में हथियारों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। देश ने पिछले 2 वर्षों के दौरान 17,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का निर्यात किया है। उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र में ये बात कही।
श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से देश आतंकवाद मुक्त हुआ है। भाजपा की 3 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक कल नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित टेंट सिटी में शुरू हुई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने जीएम इंस्टीट्यूट से गांधी भवन, पुलिस पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल और पुलिस क्वार्टरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कोविड महामारी से प्रभावित समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के केंद्र सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समय रहते लिए गए सही फैसलों की वजह से महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद मिली। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है, और वैक्सीनेशन ड्राइव को सुचारू रूप से चलाया गया। अभी 2 दिन पहले 1,36,00,000 से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में देने का भारत का ही रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। कर्नाटक की जहां तक बात करें तो पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में और अब बसवराज जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। लगभग 5,20,00,000 लोगों को डोज लगाने का काम समाप्त हो गया। श्री शाह ने बाद में स्वाधीनता सेनानी शिवलिंग स्वामी, तिरुवल्ली सिद्धारामप्पा और मारुला सिद्दप्पा को सम्मानित किया। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, भारी उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें ब्रू पुनर्वास समझौते की प्रगति के बारे में बताया। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्री देब ने कल केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री देब ने सोशल मीडिया पर बताया कि ब्रू समझौते के कार्यान्वयन की दिन प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। श्री देब ने कहा कि बैठक के दौरान गृहमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड के 47,092 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय संक्रमण के 3,89,583 मामले हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 35,181 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,20,28,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। अब तक 52 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 64 करोड़ 65 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क और राज्य खरीद श्रेणी के अंतर्गत दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 4 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। सरकार ने कहा है कि सिक्किम, दादरा और नागर हवेली तथा हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोगों को कोविड के टीके की पहली डोज लग चुकी है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में 16% वयस्कों को टीके की दोनों डोज जबकि 54% वयस्कों को कम से कम 1 डोज लग चुकी है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पिछले महीने 18 करोड़ 38 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अगस्त में प्रतिदिन 59,29,000 के औसत से टीकाकरण किया गया, जबकि महीने के अंतिम सप्ताह में प्रतिदिन 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में 279 जिलों में प्रतिदिन कोविड के 100 मामले दर्ज किए गए थे। जो सप्ताह 1 जून को समाप्त हुआ था, उस समय देश भर में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक केस रिपोर्ट होते थे, लेकिन 1 जुलाई के सप्ताह में ये संख्या घटकर 107 जिले तक रह गई और 30 अगस्त का जो सप्ताह है उसमें ये संख्या और घट गई और 42 जिले ही ऐसे हैं, 42 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर रिपोर्टिंग मोर देन 100 केसेस ऑन अ डेली बेसिस। श्री भूषण ने कहा कि केरल ऐसा राज्य है जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। ये भारतवर्ष के नक्शे पर हम आपको वो राज्य दिखा रहे हैं जहां आज 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। ऐसा एक राज्य है, वो है केरल। 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं, उनकी भी हमने जानकारी आपको दी है। वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और बाकी जो बचे हुए 31 राज्य हैं उनमें 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से टीके लगवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में रहकर ही त्योहार मनाना चाहिए। मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। त्योहारों को इस साल जैसे पिछले साल हमने अलग तरीके से ही मनाना है। त्योहारों को अपने जोश से जैसे हम मनाते आए हैं और मनाना चाहिए, उसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस बारी भी ये त्योहार गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, ईद है, जो त्योहार आएंगे हम परिवार में ही बैठ के मनाएंगे। हम भीड़ से नहीं मनाएंगे, हम गैदरिंग्स बड़ी नहीं करेंगे, हम बाहर फालतू में नहीं जाएंगे, हम बाजारों में शॉपिंग बहुत ही केयरफुली करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल पर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि देश में अब तक कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 300 मामलों का पता चला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज कोविड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रदेश में कोविड की रोकथाम के लिए जागरूकता के साथ कोविड से जुड़ी जानकारी, शिक्षा और संचार अभियान को जारी रखने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए वर्तमान रणनीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मेघालय में आज कोविड के 211 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 192 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 7 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,322 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,275 है, जबकि अब तक 72,714 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुछ देशों से मुंबई पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कल से हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर कोविड जांच करानी होगी। अन्य देशों से आने वाले सभी यात्रियों को कम से कम 14 दिन अनिवार्य रूप से घर में ही क्वारंटीन होना होगा। बृहन मुंबई नगर निगम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने कहा उसकी तात्कालिक प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत और यूरोपीय संघ के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अगले 2 वर्षों में हथियारों के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48%। दुबई में एक्सपो 2020 में भारतीय पैवेलियन अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। कोविड के बाद की दुनिया में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया और लंदन में भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में अंतिम समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 122 रन बनाए।
दुबई में अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले एक्सपो 2020 में भारतीय पैवेलियन में कोरोना काल के बाद भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ते कदमों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस पैवेलियन में न केवल भारत की जीवंत संस्कृति और उसके अतीत को, बल्कि घरेलू तथा विदेशी निवेशकों के लिए वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में उपलब्ध क्षमताओं और अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मार्च 2022 तक चलने वाले एक्सपो 2020 दुबई में भारत की भागीदारी के बारे में वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय पैवेलियन में देश के कई राज्यों की भागीदारी होगी, जो अपनी संस्कृति, परंपरा और व्यवसाय की अपार संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इस पैवेलियन में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अमृत महोत्सव के रूप में कई गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया के सामने नए भारत को प्रतिबिंबित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा तथा उनमें बदलाव और आवश्यक सुझावों के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 9 सदस्य होंगे। यह समिति पत्रकार कल्याण योजना के तहत मृत्यु या अन्य मामलों में पत्रकारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाने के लिए जरूरी संशोधनों की समीक्षा करेगी। यह समिति मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को योजना का लाभ दिए जाने के मामले में मौजूदा विसंगतियों को भी देखेगी। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की बैठकें पत्र सूचना कार्यालय PIB आयोजित करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच ओवल में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चाय के विश्राम तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए थे। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के ग्रुप ए में शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रमोद भगत ने यूक्रेन के अलेक्जेंडर शेरकोव को 2-0 से हराया। यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। केनोय स्प्रिंट हीट स्पर्धा में प्राची यादव ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदकों के साथ 36वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और रूस पैरालंपिक कमेटी RPC तीसरे स्थान पर है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 514 अंक बढ़कर 57,853 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंक बढ़कर 17,234 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 2 पैसे मजबूत होकर $73.07 के स्तर पर पहुंच गया और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। महाराष्ट्र के कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक ने आज कहा कि कल से शुरू होने वाली महाराष्ट्र राज्य कौशल प्रतियोगिता का फाइनल राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह कल दोपहर 3 बजे मुंबई के कुर्ला में डॉन बॉस्को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में होगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य कौशल प्रतियोगिता से राज्य के युवाओं को अगले वर्ष अक्टूबर में चीन के शंघाई में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। राज्य की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता 3 राउंड में हुई और 263 प्रतिभागियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। राज्य के कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए राज्य के युवाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से युवाओं में नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य कौशल प्रतियोगिता के लगभग 100 विजेताओं को इस साल होने वाली इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में 2 सितंबर का बहुत महत्व है। 1946 में इस दिन भारत की नई संविधान सभा के जरिए अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ था। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पहली बार भारतीय लोगों के हाथ देश की कमान आई। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी इसी सरकार को ही निभानी थी। बुनियादी तौर पर सरकार का प्रमुख अंग्रेज वायसराय ही थे, लेकिन बाद में उसे मंत्रिपरिषद में बदल दिया गया। मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष के नाते जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार था। ये अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक कायम रही। New Delhi, and although the scene looks quiet enough, there was naturally tense excitement when members of India's interim government, under the leadership of Mr. Nehru, went to the Viceroy's house. They were received by Lord Wavell, who was to administer the oaths of allegiance, of office and of secrecy, whereby Indian affairs passed into the care of an all-Indian cabinet. भारत अगस्त 1947 तक ब्रिटेन की संप्रभुता में रहा, लेकिन अंतरिम सरकार ने अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। संविधान सभा के सदस्यों से ही अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना भी आरंभ कर दिया था। आज हम महान क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी सरोजिनी नायडू और जाने माने बांग्ला कवि तथा संगीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को विदेशी धरती पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान चलाने का श्रेय है। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने भारत में जारी अंग्रेजी शासन को लेकर जमकर अभियान चलाया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और आइए अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे और तेज हवाओं के साथ बौछारें संभव हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। जम्मू में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। उधर गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान रहेगा साफ। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस। पूर्वोत्तर की ओर देखें तो ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक, अगरतला और पोर्ट ब्लेयर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष रोग निरोधक दवाएं और आहार तथा जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देशों के वितरण का अभियान शुरू किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरुआत की। श्री सोनोवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और मिशन के अनुसार सबके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को और आगे ले जाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा विभाग इस साल भी शिक्षक पर्व मनाएगा। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी दी। मंत्रालय में संयुक्त सचिव आरसी मीणा ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संयुक्त सचिव विपिन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को सुबह 11 बजे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को संबोधित करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा उसकी तात्कालिक प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। भारत और यूरोपीय संघ के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अगले 2 वर्षों में हथियारों के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48%। दुबई में एक्सपो 2020 में भारतीय पैवेलियन अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। कोविड के बाद की दुनिया में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।